तो देखिए जो अपन ने अभी जो फिलहाल डायग्राम ड्रॉ किया, मैंने बोला कि इसका जो इक्विवेलेंट है मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। इसको मैंने Z1 नाम दिया, इसको मैंने Z2 नाम दिया और इसको मैंने Z3 नाम दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस कॉम्बिनेशन को यूज़ करके मुझे अलग अलग ऑसिलेटर्स को बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहला ऑसिलेटर जो मैंने बोला है वो कौन सा है? हार्टले ऑसिलेटर। कौन सा है? हार्टले ऑसिलेटर। ये दूसरा ऑसिलेटर है, इसका नाम क्या होगा आप खुद मुझे बताओगे जब मैं आपको पूरा समझा दूंगा ये वाला कॉन्सेप्ट है। देखिए तो मैं क्या करूँगा ना, सबसे पहले देखो जो मुझे ऑसिलेटर चाहिए मैं उसका नाम लिख देता हूँ यहाँ पे। पहला मुझे चाहिए हार्टले। कौन सा चाहिए? हार्टले ऑसिलेटर मुझे चाहिए। दूसरा मुझे चाहिए कौन सा? कॉलपिट ऑसिलेटर। कौन सा ऑसिलेटर चाहिए मुझे? कॉलपिट। और तीसरा मुझे चाहिए क्लैप्स। क्या चाहिए मुझे? क्लैप्स। क्लैप्स ऑसिलेटर मुझे चाहिए। अब इसमें एक बात तुम्हें याद रखना है, ये देखना है कि मतलब कि हार्टले, कॉलपिट और क्लैप्स इन तीनों में Z1, Z2 और Z3 इन तीनों के वैल्यूज़ क्या क्या आएंगे ये आपको देखना है। तो इनके वैल्यूज़ के लिए बिल्कुल मुझे कुछ करना नहीं, बस मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ। इसको मैं Z1 बोलता हूँ, Z1 क्या आएगा वो, Z2 क्या आएगा वो और Z3 क्या आएगा, बस मुझे ये देखना है। अब ये भी कितना आसान है, देखो कैसे देखेंगे उसको अपन। Z1 की वैल्यू क्या रहेगी? देखिए इसके लिए हार्टले, हार्टले क्या बोल रहा हूँ मैं? हार्टले, इसमें ना दो एल का हार्टले ऑसिलेटर। ऑसिलेटर मतलब देखा क्या बोल रहा हूँ मैं? हार्टले, हार्टले ऑसिलेटर। दो एल आ रहा है इसमें, ऐसा मतलब कि एक एल इसमें आ रहा है और एक एल इसमें आ रहा है, ऐसा मान के चलो उसमें दो एल आएंगे। इसका मतलब कि Z1 और Z2 इसमें दो एल लेना और Z3 जो होगा उसका वैल्यू सी ले लेना। मतलब कि अगर सपोज मैं उसको एल ले लिया ऐसा, इसको भी मैंने एल ले लिया और इसको मैंने सी नाम दे दिया। ठीक है, ये सी, तो इसको मैं बोलूँगा दिस विल बी L1, दिस इज L2 और ये बनेगा मेरे पास सी, इस तरीके से। ठीक है, तो अगर ऐसा कॉम्बिनेशन होगा इसका मतलब क्या? अगर सपोज यहाँ पे L कनेक्टेड है, यहाँ पे भी L है और यहाँ पे C है, इसका मतलब L1, L2 और C। अगर इस टाइप का कॉम्बिनेशन होता है इस पर्टिकुलर सर्किट डायग्राम में तो उसको अपन बोलते हैं क्या? हार्टले ऑसिलेटर। उसको अपन क्या बोलते हैं? हार्टले ऑसिलेटर। बात समझ में आ रही जो मैं बोल रहा हूँ? बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर ये समझ में आ गया तो अभी आगे अपन पढ़ते कॉलपिट। कॉलपिट में देखो C आ रहा है, क्या आ रहा है? C आ रहा है, मतलब क्या? यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉलपिट ऑसिलेटर। क्या लिखता हूँ मैं? कॉलपिट ऑसिलेटर। ठीक है, अगर मैं कॉलपिट की बात करता हूँ तो इसमें कॉलपिट में सी आ रहा है, इसका मतलब कि पहले दो सी लगा दो उसके बाद में एक एल लगा दो तो बन जाएगा आपके पास यहाँ पे सी, यहाँ पे सी और ये एल लगाओगे तो बन जाएगा कौन सा? कॉलपिट ऑसिलेटर। कौन सा बनेगा? कॉलपिट ऑसिलेटर बनेगा। मतलब Z1 का वैल्यू बनेगा सी, उसको मैं नाम दे रहा हूँ C1, Z2 का वैल्यू बनेगा सी, उसको मैं नाम दे रहा हूँ C2 और Z3 का जो वैल्यू बनेगा डेट विल बी एल, उसको मैं नाम दे रहा हूँ एल। उसको मैं क्या नाम दे रहा हूँ? एल नाम दे रहा हूँ। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट व्हाट? कॉलपिट ऑसिलेटर। ये क्या बन रहा है बेसिकली? दिस इज नथिंग बट कॉलपिट ऑसिलेटर। आगे की बात करते हैं भाई, वो है आपके पास क्लैप्स ऑसिलेटर। कौन सा ऑसिलेटर है? क्लैप्स। अब क्लैप्स के बारे में अगर बात की जाए ना तो क्लैप्स में क्या होता है ना, इसमें भी देखिए सी आ रहा है पहला, तो क्या आ रहा है इसमें? पहला सी आ रहा है। कुछ भी नहीं करोगे, जो पहला सी आ रहा है तो उसके लिए जब पहला सी आता है तो पहले दो सी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इसमें आएगा एक ये वाला सी आ रहा है, इसमें भी एक आ रहा है क्या? सी। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे क्या आएगा? देखिए क्लैप्स है, इसमें क्या आ रहा है? क्लैप्स है। कॉलपिट और क्लैप में कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए। अगर यहाँ अदरवाइज यहाँ पे भी सी, यहाँ पे भी सी, यहाँ पे भी सी और यहाँ पे भी सी, लास्ट में एल लगा है तो मतलब दोनों सेम हो जाएंगे। तो लास्ट जो होगा क्लैप्स उसमें क्या होगा? एक सी होगा और एक एल होगा, दोनों सीरीज में होंगे। अगर एक सी है और दूसरा एल है तो उसको अपन बोल देंगे क्या? दिस इज नथिंग बट, ये सी है C3, एल, C2, C1, ये बनेगा आपके पास क्या? कौन सा? दिस विल बी नथिंग बट क्लैप्स ऑसिलेटर, दिस इज नथिंग बट कॉलपिट ऑसिलेटर एंड दिस वन इज नथिंग बट व्हाट? हार्टले ऑसिलेटर। दिस वन इज नथिंग बट व्हाट? हार्टले ऑसिलेटर। ये बेसिकली आपके पास तीन अलग अलग टाइप के ऑसिलेटर आपने देखे हैं। कौन सा? पहला देखा आपने हार्टले, दूसरा देखा आपने कॉलपिट, तीसरा देखा आपने क्लैप्स ऑसिलेटर। तो ये तीन अलग अलग टाइप के ऑसिलेटर देखने के बाद देखिए तुम्हें क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, ये जो हार्टले ऑसिलेटर है बेटा उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, जो आपके पास कॉलपिट ऑसिलेटर उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, जो क्लैप्स ऑसिलेटर उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी। बस यही क्वेश्चन वो लोग तुमसे पूछने वाले हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं? सिर्फ यही क्वेश्चन वो लोग तुमसे पूछने वाले हैं। अब सवाल होगा कि सर ये तीनों की फ्रीक्वेंसी कैसे पता करेंगे, कैसे पता चलेगा? कोई दिक्कत नहीं, आप बना सकते हो उसको आराम से। एक्सक्यूज में मैं समझा दूंगा सारी चीज़ें तुम्हें। लेकिन इसमें भी मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि देखिए हार्टले की अगर मैं बारे में बात करें तो हार्टले ऑसिलेटर, पहली बात मुझे बात बोला ऑसिलेटर जो मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ, ऑसिलेटर के बेसिकली मतलब क्या होता है? जो ऑसिलेशन प्रोवाइड करेगा उसको तुम बोलोगे ऑसिलेटर। ठीक है, जो कंटिन्यूस तुम वाइब्रेशंस देखते हो उसको तुम बोलते क्या? ऑसिलेशंस, उसको तुम बोलते क्या? ऑसिलेटर, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, तो अभी अगर सपोज मुझे इसके जरिए अगर मुझे क्या हार्टले बनाना होता है, हार्टले ऑसिलेटर कैसे बनाते हैं? देखो C1 और C2 और ये L है। C1 मतलब क्या? Z1, C2 मतलब Z2 और L मतलब क्या? Z3। C1 का वैल्यू क्या होना चाहिए? L होना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो Z1 है उसका वैल्यू क्या होना चाहिए? बेसिकली दिस वन शुड नॉट L1 होना चाहिए। तो अगर मैंने इसको L1 बोल दिया, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? L2 होना चाहिए। तो देखिए इसको मैंने L2 बोल दिया, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? C होना चाहिए। तो उसमें ये बिल्कुल भी आगे कुछ हो जाएगा। अगर यहाँ पे C होगा तो बस ये C लगा दो, ये L2 लगा दे। ठीक है, तो बस ये बन जाएगा आपके पास क्या? हार्टले ऑसिलेटर। ये क्या बनेगा आपके पास? हार्टले ऑसिलेटर। इतना आसान है, मतलब इतना आसानी से आप उसको बना सकते हो। ठीक है, हार्टले ऑसिलेटर। अगर आपको बनाना हो तो कौन सा? कॉलपिट ऑसिलेटर। कौन सा बनाना होता है आपको? कॉलपिट ऑसिलेटर बनाना होता है। तो कैसे बनाते कॉलपिट ऑसिलेटर? बिल्कुल भी कुछ नहीं, यहाँ पे क्या करो, बस यहाँ पे सी लगा दो, यहाँ पे सी लगा दो, यहाँ पे एल लगा दो। देखो ये क्या बन जाएगा?
is C1, this is C1, this is C2, this is what C2, this is C1, और ये आपके पास क्या है L, क्या आपके पास ये L लगा ऐसा इंडक्टर कनेक्टेड, और यहाँ पे आपके पास आउटपुट लगे होंगे, ठीक है। ये बनेगा आपके पास कि कॉलपिट ऑसिलेटर, कौन सा बनेगा? कॉलपिट ऑसिलेटर बनेगा, ये बन जाएगा कॉलपिट। आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं कि सर मुझे कॉलपिट नहीं चाहिए, मुझे कौन सा चाहिए? मुझे चाहिए क्लैप्स ऑसिलेटर। तो बना लो यार, क्या बना, बस इसमें क्या करो, इसको हटा दो यहाँ से, और ये जो L है उसके सीरीज में एक C कनेक्ट कर दो, बन जाएगा C3 L, बन गया भाई आपके पास। क्या डिफरेंस है, मतलब क्या डिफिकल्ट है यार, तो बहुत आसानी से तुम बना सकते हो। इसमें कहीं पे भी किसी को भी कुछ भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से मैंने बताया मुझे लगता है कि बहुत सिंपल तरीके से मैंने कुछ चीज़ें बताई है। अब देखते हैं कि उसका ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी कैसे पता करते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं, उसका ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी कैसे पता करते हैं, ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूँ क्योंकि इसका फिलहाल मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, अगर मैं उसको हटा देता हूँ तो देखिए उसका ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी फिर कैसे पता करेंगे। तो हटा हुआ मैं इसको। सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके बारे में, हार्टले के बारे में, इसके बारे में हार्टले के बारे में बात करते हैं। हार्टले के लिए देखिए अपन ने जो बनाया था, ये वाला डायग्राम जो बनाया था, उस डायग्राम के जरिए अपन चलते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनने वाला है आपके पास। हार्टले के बारे में बात करो तो यहाँ पे बनेगा L, यहाँ पे बनेगा L, और यहाँ बनेगा आपके पास C। तो देखिए पे कैसे बनेगा, तो ये L बन रहा है, L1 नाम दोगे उसको तुम, ये बन रहा है आपके पास L2 नाम दोगे तुम उसको, ये बन रहा है आपके पास C। क्या बन रहा है, दिस इज नथिंग बट C, सो L1 L2 एंड दिस इज नथिंग बट C, ठीक है। अब देखो तुम्हें क्या करना है ना, मैं जिस तरीके से सिंपल एकदम सिंपल वे में बता रहा हूँ, बस उसी वे को तुम्हें फॉलो करना, बाकी इधर उधर का बिल्कुल भी कुछ सोचना नहीं है, बस तुम्हें देखना है। अब हार्टले के लिए अगर मुझे ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी पता करनी है, इसके लिए अगर मुझे हार्टले ऑसिलेटर के लिए अगर ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी पता करनी है, हार्टले ऑसिलेटर, इसके लिए अगर सपोज मुझे ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी पता करनी है तो कैसे करोगे, बिल्कुल भी कुछ नहीं। देखो L को अगर इंपेडेंस के फॉर्म में लिखना हो तो XL लिखोगे, मतलब इसको XL1 XL2 एंड दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम XSC, ठीक है। ये क्या बनेगा, XSC बनने वाला है। अगर बेटा XSC बनेगा, अगर सपोज वो XSC बनेगा तो उसको देखिए किस तरीके से लिखोगे, बस तीनों को एडिशन कर दो, बाकी कुछ भी नहीं करना है। XC1 प्लस XC2 प्लस दिस विल बिकम XL1 प्लस XL2 प्लस व्हाट XS1, एंड सो XS1 सिर्फ XS लिखना, क्योंकि मैंने उसको C1 C2 ऐसा कुछ लिखा नहीं, सो दैट विल बी ओनली नॉर्मल से, ठीक है। तो बन जाएगा XL1 प्लस XL2 प्लस XC, ऐसा बन जाएगा, इक्वल्स टू 0 कर देना, क्या बोलना, इक्वल्स टू 0 कर देना, ठीक है, कर दिया। अब XL1 को क्या लिख सकते हैं, jωL1 लिख सकते हो, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास jωL1। अरे सर jωL1 कैसे, अबे यार XL को मैंने क्या पढ़ाया, तुम XL इज इक्वल टू ω/L, तो यहाँ पे J लग जाता है, ऐसा मैंने बताया था आपको, याद आ रहा होगा, ठीक है। ये तो मतलब मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था तुमको, BW में, इसमें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। jωL1 प्लस व्हाट jωL2, उसको क्या लिखोगे, XSC को, इसको लिखोगे 1/jωC, ऐसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 1/jω क्या होगा, 1/jω क्या होगा, 1/jω, अगर इस j हटाना है तो ऊपर नीचे क्या करो, इसके जो कॉन्जुगेट होगा माइनस j उससे मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, माइनस j से उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, देखते क्या आएगा फिर। तो ये क्या बनेगा, j प्लस j, ये क्या बन जाएगा आपके पास, अगर आप उसको देखोगे तो दिस इज नथिंग बट दिस विल बिकम j ओमेगा, कॉमन आ जाएगा L1 प्लस L2, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब देखो ये क्या बन जाएगा, j इंटू j स्क्वायर, क्या बन जाएगा, माइनस j स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ये माइनस में मल्टीप्लाई करेगा, तो बनेगा माइनस j स्क्वायर माइनस 1, माइनस j को मैं माइनस 1 लिख रहा हूँ, ठीक है। और j स्क्वायर के वैल्यू क्या होता है, माइनस विल बिकम प्लस 1, और क्या बन जाएगा, ये प्लस 1 बन जाएगा, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा आपके पास माइनस j, ये तो प्लस 1 बन गया इन दोनों का प्रोडक्ट, तो बन जाएगा ω/c इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ बन जाएगा, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। ऐसा बन गया तो देखिए जो j को क्या किया जा सकता है, कॉमन ले जा सकते हैं, अगर कॉमन नहीं ले सकते तो उसको इधर हटा, इधर भेज दो उसको, माइनस j ω/c को इधर भेज दो, ये बन जाएगा jωL1 प्लस L2 इज इक्वल्स टू j/ω/c, ऐसा कुछ बन जाएगा, बिल्कुल ठीक है। j से j हट जाएगा, इस ओमेगा को इधर लेके आओ, तो बन जाएगा ω² इंटू L1 प्लस L2/c, L1 प्लस L2 को इधर भेज दो तो बन जाएगा 1/L1 प्लस, ये बन जाएगा क्या, L1 प्लस L2 इंटू c, ये बन जाएगा इस तरीके से। तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आ गया। अब ओमेगा का वैल्यू क्या आ जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 1/√L1 प्लस L2 इंटू c, बस ये आ गया आपके पास ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी। क्या आ गया, ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी। अब तुम में से कुछ लोग सोचेंगे क्या कि सर ये L1 प्लस L2 को डायरेक्ट अगर मैं ऐड कर देता, देखिए वो ऐसा ऐड हो नहीं सकता है,
क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर कनेक्टेड है, इसके लिए ऐसा डायरेक्टली ऐड हो नहीं सकता है, ठीक है। इसके लिए मैं जो सिंपल वे आपको बताया बस उसी वे के जरिए जाएगा, तुम्हारा एक भी आंसर गलत नहीं आएगा, सारी चीज़ें तुमसे बहुत अच्छे से बनेगी, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब आप में से कुछ लोग देखो कि सोचोगे कि सर कुछ बुक्स में उसको लिखा होता है L1 + L2 को L इक्विवेलेंट लिखते थे, क्या बोल रहा हूँ मैं, L1 + L2 को लोग L इक्विवेलेंट लिख देंगे, तो उसमें ऐसा लिखा होगा 1 ओमेगा = 1/L इक्विवेलेंट × RC, ऐसा कुछ लिखा होगा, कोई जरूरत नहीं है, दोनों कोई दिक्कत नहीं, दोनों का मतलब सेम है। क्यों, क्योंकि L इक्विवेलेंट का जो वैल्यू आएगा आपके पास, L इक्विवेलेंट जो L इक्विवेलेंट का वैल्यू आएगा, L इक्विवेलेंट L1 + L2, L का L1 + L2, बस इसी तरीके से तुम्हें लिखना है, बाकी कहाँ पे क्या दिक्कत है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आसान है, सब कुछ बन जाएगा, ओके बहुत बढ़िया। अब अपन बात करते हैं आगे, देखिए हार्टले के बारे में बात होगी, अब बात करते हैं कॉलपिट के बारे में। आपको पता चल गया ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी कैसे पता करते हैं, L1 कैसे पता करते हैं, ठीक है। अगर उसको अभी रेडियन पर सेकंड में पूछा था, अगर हर्ट्ज में पूछा तो क्या करते हैं, देखो उसको हटा देते हो बाकी चीज़ों को, हर्ट्ज में तो पूछा तो क्या करते हैं, अरे क्या करने को सोचते हैं, ओमेगा का वैल्यू बस 2πf पुट कर दो, वैसे आपको तुरंत उसका वैल्यू आ जाएगा। ओमेगा = 1/, ये क्या है आपके पास, √of L1 + L2 × C, ओमेगा का वैल्यू पुट कर दो 2πf, दिस इज इक्वल्स टू 1/√of, इसको मैं L इक्विवेलेंट लिख देता हूँ, L इक्विवेलेंट × C, तो ये बन जाएगा आपके पास f/8 2π × L इक्विवेलेंट × C, बस बन गया, क्या ही दिक्कत है इसमें, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई बिल्कुल कुछ नहीं प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बस इतना था भाई, ये पूरा का पूरा था हार्टले ऑसिलेटर के बारे में। तुम्हें L1, L2 और C के वैल्यूज दिए होंगे, बस तुम्हें उस वैल्यूज को यहाँ पे पुट करना है और उसके ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी पता करनी है। आई होप कि तुम्हें समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट ऑसिलेटर के बारे में, कि जिसका नाम है कॉलपिट ऑसिलेटर। क्या नाम है उसका, कॉलपिट ऑसिलेटर। अब अगर कॉलपिट ऑसिलेटर के बारे में अगर देखा जाए तो देखिए कैसे करेंगे उसके बारे में, ठीक है। देखिए कॉलपिट ऑसिलेटर के बारे में बात करते हुए कॉलपिट कैसे बनेगा। कॉलपिट के लिए बिल्कुल भी ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, कॉलपिट बहुत आसान है, बस उसमें क्या है ना कि जहाँ पे L1 L2 कनेक्टेड है वहाँ पे C कनेक्ट करना है, तो जहाँ पे C कनेक्टेड है वहाँ पे L कनेक्ट करना है, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए इसमें बस मैं उसके वैल्यूज लगा रहा हूँ, तो यहाँ बनेगा आपके पास C1, उसको लिखो C1, इसको लिखा जाएगा C2 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास L, क्या लगेगा, इंडक्टर L लग जाएगा, ठीक है भाई। अब क्या करोगे, बस इसमें भी तीनों जो रिएक्टेंसेस आएंगे Xc1 + Xc2 + XL, इन तीनों का बस क्या करना है, एडिशन करना है और उसको = 0 दिखाना है। मतलब देखो Xc1 + Xc2 + XL = 0, ये दिखा सकते हो, इसमें क्या बड़ी बात है, आसानी से दिखा सकते हो, बिल्कुल ठीक है। Xc1 को क्या लिखा जा सकता है, 1/jωc1 ऐसा लिखा जा सकता है। Xc2 को 1/jωc2, XL को क्या लिख सकते हैं, +ωL ऐसा लिख सकते हो, +jωL ऐसा लिख सकते हैं, = 0, ठीक है। 1/j को हम क्या लिख सकते हो, उस टाइम पे मैंने बोला -j लिख सकते हो डायरेक्टली, इसको तो बन जाएगा क्या है, ये बन जाएगा -j/ωc1 प्लस ये भी माइनस बनेगा, -j/ωc2 + ωL, ये j है +0 +j/ωL, ठीक है। अब इसको अगर मैं इधर भेज दूंगा तो बन जाएगा क्या, ये -j को अगर मैं इधर ले लिया, ठीक है, तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो -j अगर इधर आ जाए तो बन जाएगा, -j को डायरेक्टली कॉमन देता हूँ मैं, तो बन जाएगा 1/ωc1 + 1/ωc2, दिस इज इक्वल्स टू ωL, दिस इज इक्वल्स टू ωL, ठीक है। तो ये माइनस नहीं आएगा ना, ये माइनस इधर चला जाएगा तो उसका साइन तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये j से j कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ आपके पास इतना, क्या बचेगा, सिर्फ इतना बचेगा, ठीक है। अब अगर इसको थोड़ा सॉल्व करूंगा तो देखिए क्या आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ जगह रख कर रहा हूँ कि इसकी मुझे जरूरत है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से दोनों में से अगर सपोज ओमेगा को अगर मैं कॉमन ले लूँगा, तो ओमेगा को कॉमन लेने के बाद देखिए क्या बनेगा इक्वेशन। अगर मैं ओमेगा को कॉमन ले लूँ तो बन जाएगा आपके पास 1/c1 + 1/c2 = ओमेगा × L, = ओमेगा × L। अब इसको अगर मैं लिखूँगा तो देखो क्या लिखा जाएगा, 1/ओमेगा, तो बन जाएगा C2 + C1 × C2, दिस इज इक्वल्स टू ओमेगा × L, दिस इज इक्वल्स टू ओमेगा × L। इसको याद रखना मैंने कैसे लिखा है इसको, ठीक है, कैसे मैंने उसको लिखा, तो उसको मैं डायरेक्टली नाम देता था C इक्विवेलेंट, क्यों, क्योंकि आसान हो जाएगा और सिंपल तरीका हो जाएगा। तो बन जाएगा 1/ओमेगा इंटू ये जो ओवरऑल टर्म है ना, बेसिकली इसको अपन 1/C इक्विवेलेंट लिखेंगे, तो बन जाएगा 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू ओमेगा × L, ऐसा आ जाएगा। बात समझ में आ रही है मैं कैसे लिख रहा हूँ, ठीक है, आपको समझना तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। ऐसा लिखिए। अब क्या करोगे, इस ओमेगा को इधर लेके जाओ और L को इधर लेके आओ, तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपके पास क्या, दिस विल बिकम C इक्विवेलेंट × L इज इक्वल्स टू ω², ऐसा बनेगा। इसका मतलब क्या, ओमेगा इज इक्वल्स टू 1/√of C इक्विवेलेंट × L, C इक्विवेलेंट × L, बस इतना तुम्हें लिखना था। ये आ गया आपके पास कॉलपिट ऑसिलेटर की ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी। क्या बोल रहा हूँ मैं, कॉलपिट ऑसिलेटर की ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी अब आपके पास